हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 1.4। पिछले 3 लेक्चर में 1.1 में आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, उसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी टॉपिक है, इसमें समझना है न्यूक्लियर फोर्स क्या है और क्या लगता है। तो देखो डेफिनेशन समझें। द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर द प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटोन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, कंबाइंड वर्ड। जैसे हम फ्लूइड बोल देते ना, फ्लूइड का मतलब कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड, फ्लूइड विच कैन फ्लो, तो कोई भी गैस कोई भी लिक्विड वो फ्लूइड की कैटेगरी में आ गए। तो हम बोल रहे हैं यहां पर कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के अंदर जब वो प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चारों फोर्सेस में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक, अब ये लगता कैसे, क्या हो रहा है इसमें थोड़ा समझना है। देखो ये हमने क्या किया, एक न्यूक्लियस बना लिया, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं, हमें तो ऐसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बहुत सारे, हमने तो 2 ही बनाए। ऐसे हमने ले लिया प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन बनाए, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अब क्या हो रहा है, इस तरीके से बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूट्रल है, उस पर तो कोई चार्ज है नहीं, बट प्रोटॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है। तो ये प्रोटॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस पर ये लगाता है एक फोर्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनिशियली हमने माना कि ये भी रेस्ट में था, ये प्रोटॉन जो है वो तो रेस्ट में है ही, इसने इस पे लगाया फोर्स, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन घूमने लगा। कंडीशन समझना, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने लगा। रीजन भी जब बोला जाता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल हैं वो उस पर एक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वजह से वो घूमने लगा। क्योंकि ऐसे अर्थ में की बात करते हैं, अर्थ सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन क्यों कर रहा है, क्योंकि सन अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब क्या हो रहा है यहां पर, अब समझना ठीक है, मगर इस इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रोटॉन को भी बाहर खींच रहा है। भाई अब एक चीज खुद सोचो, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये इलेक्ट्रॉन तो अंदर नहीं आया, लेकिन इस फोर्स की वजह से तो घूमने लगा, चलो कुछ तो हुआ उस फोर्स से। अब इस इलेक्ट्रॉन ने जब प्रोटॉन को बाहर खींचा, और आप एक कंडीशन देखें, ये प्रोटॉन प्रोटॉन भी धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, ये भी रिपेल कर रहे होंगे, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा, उसके बाद भी ये प्रोटॉन बाहर निकल के नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कोई और फोर्स है जो इसको न्यूक्लियस के अंदर बाइंड अप करके रख रहा है। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। प्रोटॉन प्रोटॉन अभी इसी इसको देख लो, ये इसको धक्का दे रहा, बाहर जाओगे, रिपेल कर रहा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर से खींच रहा, आ जाओ भाई बाहर, फिर भी ये बाहर नहीं जा रहा। तो कहा कि इसके अंदर कोई एक और फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसलिए बोल रहे हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन को धक्का दे रहा है, धक्के की वजह से बाहर निकल जाना चाहिए इस न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से अगर हम बात करिए, हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस से बाहर निकल आना चाहिए, तो बाहर तो निकल नहीं रहा है। तो क्या इसके अंदर एक और फोर्स, तो उसी फोर्स को क्या बोल दिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बोला द फोर्स विच बाइंड अप न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ये भी लिखा होता है द फोर्स विच बाइंड अप
न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन मैंने बताया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए कंबाइंड वर्ड है, उसमें दोनों आ जाते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए कंबाइंड वर्ड न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आया? ठीक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना है, ये 12th में भी टॉपिक है आपका। प्रॉपर्टीज ये देखेंगे कि प्रोटॉन पर फोर्स लगा रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर, न्यूक्लियर फोर्स किस तरीके का है, चार्ज पे डिपेंड करता है नहीं करता है, इस चीज से देखो। पहली चीज हम बात करें तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा। न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब न्यूट्रॉन हमने बोल दिया प्रॉपर्टीज देखें न्यूक्लियर फोर्स की। सबसे पहली चीज, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इन चारों फोर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये फोर्स। इसकी स्ट्रेंथ, हम हर फोर्स की स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ है 10 to the power 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 38 टाइम स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट देखें, चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज से कोई मतलब नहीं किया इन दो चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके बीच में लगेगा, या इन पर चार्ज नहीं है इनके बीच में लगेगा। वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मैं आपको पेयर लिख के बताता हूं। ये जो फोर्स है न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। ये कंडीशन समझना है। बात आई समझ में? दूसरी चीज समझे इसमें कि हाँ, इसके आगे से समझें। अब बात आती है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें लिखा होगा इट इज जर्नली अट्रैक्टिव। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जर्नली या बेसिकली अट्रैक्टिव। न्यूक्लियर फोर्स दोनों तरीके का होता है, ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। अब आप देखो कैसे। दो न्यूक्लियॉन, मैंने बताया पेयर हमारे यही रहेंगे, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और प्रोटॉन का। इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन सकता, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर पेयर देखें तो यही पेयर बन सकते हैं और कोई पेयर नहीं बन सकता, दो ही तरीके के पार्टिकल। तो क्या होता है इसमें, यह देखा गया कि जब दो पार्टिकल, यानी कि आप इनमें से कोई भी एक पेयर ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच में डिस्टेंस 0.5 इंटू 10 to the power -15 मीटर होगा। तो ये ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे। इस चीज को जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाता हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये हमने ग्राफ बनाया, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पॉजिटिव में है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये नेगेटिव में है। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ग्राफ थोड़ा समझना, इस तरीके से बनाया जाए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी r डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है,
इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इतना डिस्टेंस। आगे जाएंगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस की बात करें तो समझना, मैं अभी बना भी रहा हूं, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन भी करूंगा। इस पॉइंट की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। समझ में आ रहा होगा? यानी कि इधर से इधर आगे और बढ़ गया, आगे चले जाएंगे तो 0.8 का 0.9 0.10 यानी कि 1 हो जाएगा, और इस तरीके 1.1 इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, जितना हम लेफ्ट टू राइट जाते रहे। तो जब इन दो न्यूक्लियॉन यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अगर डिस्टेंस होगा इतना 0.5 10⁻⁻15 मीटर, तो ना तो ये अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे। अब आपको लग रहा होगा भाई ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, ये तो रिपेल करेगा। हम चार्ज की बात नहीं कर रहे यहाँ पर कि चार्ज की वजह से वो रिपेल कर रहा है, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स की। अब मैं बोल दूं कि इनके बीच में इतना डिस्टेंस है, ये ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे, तो आपको लगेगा चलो ठीक है हम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात कर लें, तो मास की वजह से उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए। हम मास की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स की हमने मान लिया कि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मास की वजह से जब पास पास रखें या दूर रखें वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। तो हमें पहले ही पता है कि दो न्यूट्रॉन को चाहे हम पास रख दें या दूर रख दें वो अट्रैक्ट करेंगे। बस ये होगा पास रखेंगे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, दूर रखेंगे कम लगाएंगे। ऐसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन को सिंपल है, दो प्लस प्लस चार्ज को रख दिया तो रिपेल करेंगे, दूर रख दोगे कम रिपेल करेंगे, पास रख दोगे तो ज़्यादा रिपेल करेंगे। लेकिन हम ना तो चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ना हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, हम न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं, एक स्पेशल टाइप का अलग टाइप का फोर्स। तो उसी के बाद हम ये कह रहे हैं कि जब इनके बीच में इतना डिस्टेंस होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, उस टाइम पर इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि जैसे मान लो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, इनमें कुछ मास होगा तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लगाने दो। ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, ये मास की वजह से भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा रहे होंगे और चार्ज की वजह से कुछ रिपल्सिव फोर्स भी लगा रहे होंगे। हम ना अट्रैक्टिव की बात कर रहे हैं ना रिपल्सिव की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स की। हम कह रहे हैं इन दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन में अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है क्योंकि मास की वजह से अट्रैक्टिव लगेगा, चार्ज की वजह से रिपल्सिव लगेगा, दोनों फोर्स लग रहे हैं। लेकिन बात आ रही है क्या न्यूक्लियर फोर्स लग रहा? नहीं, न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा। क्यों? इतने डिस्टेंस पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता। अब क्या हुआ, जैसे ही इनमें डिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि 0.5 से बढ़ेगा, तो देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जाने का मतलब क्या हो गया, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, इनके बीच में अट्रैक्टिव, क्योंकि देखो ग्राफ नीचे जा रहा है तो नीचे के पार्ट पोटेंशियल एनर्जी कैसी, नेगेटिव। तो जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता, जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती तो रिपल्सिव लगता। तो क्या होगा, बहुत सिंपल चीज है, 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस है, तो दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियर फोर्स अगर हम उनमें बात करें उनके बीच में, तो वो नहीं लगेगा। जैसे इससे डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो इन पेयर के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव लगने लगेगा, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव, यानी कि वो फोर्स बढ़ा बड़ा बड़ा बड़ा, कितने तक बढ़ा, 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर तक वो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा। और उसके बाद अगर वो डिस्टेंस 0 पॉइंट से और ज्यादा हो गया तो ग्राफ देखो कैसे ऊपर जा रहा है, यानी कि अब वो फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा, फाइनली कम होते होते एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि उनके बीच में वो फोर्स 0 हो जाएगा। आप ऐसे समझो, ये हमारे दो न्यूक्लियॉन है, यानी कि कोई भी इनमें से एक पेयर है, इनके बीच में अभी डिस्टेंस 0.5, ये वाला 10⁻⁻15 मीटर। अभी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, हम कह रहे हैं कोई नहीं लग रहा। जैसे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा, अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू हो गया, बड़ा 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 अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जा रहा है। कब तक बढ़ा, 0.8। जब डिस्टेंस इनके बीच में 0.8 10⁻⁻15 हो गया, तब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम लगने लगा। कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। और जब उससे डिस्टेंस बढ़ा तो वो न्यूक्लियर फोर्स कम होना शुरू हो गया, कम होते होते थे और एक पॉइंट ऐसा आएगा ये वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब बात आती है अगर 0.5 पर थे, उससे पास पास आ गए,
अगर 0.5 से कम डिस्टेंस हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा। आप समझना, देख रहे हो, एक फोर्स के दो नेचर, यानी कि 0.5 तो न्यूक्लियर फोर्स को कोई मतलब नहीं, ना वो अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा। डिस्टेंस कम हुआ 0.5 से तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, यानी कि दो न्यूक्लियन को अलग कर रहा है। यानी कि न्यूट्रॉन है तो उन पे भी न्यूक्लियर फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्सिव। अब देखो न्यूट्रॉन तो चार्ज का कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें, कि वो तो न्यूट्रल है, तो उनके बीच में कैसा लग रहा है, रिपल्सिव। और जैसे ही 0.5 आया, जीरो हो गया न्यूक्लियर फोर्स। जैसे ही डिस्टेंस 0.5 से ज्यादा हुआ तभी अट्रैक्टिव लगने लगा, इस तरह। तो न्यूक्लियर फोर्स देखा जाए तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही होता है। इतना समझ में आया। दूसरी चीज हो गया, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो इन न्यूट्रॉन के बीच में तो कोई चार्ज है नहीं, दोनों पे तो कोई चार्ज है नहीं, चार्ज नहीं, उसके बाद भी उन पर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन के बीच में ही लगेगा या न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अब बात आ रहे हैं रेंज की। तो भाई रेंज, न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियस के अंदर लगेगा तो शॉर्ट रेंज हो गई। और न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये आप न्यूक्लियर फोर्स की रेंज भी बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू का साइन है 10⁻⁻15। ये रेंज है आपके न्यूक्लियर फोर्स की। इतना समझ में आया। ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, जैसे हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जब हम बात कर रहे थे और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे, वो सेंट्रल फोर्स था। बट ये आप ध्यान रखना, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। ऐसा नहीं कि कोई एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को बिल्कुल सेंटर की तरफ खींचे या सेंटर से दूर की तरफ धक्का दे, सेंट्रल फोर्स ये नहीं है। और हमने बात की थी कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, पर न्यूक्लियर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ये पॉइंट याद रखना, नॉन सेंट्रल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और रह गया बहुत इंपॉर्टेंट, फील्ड पार्टिकल क्या होते हैं, क्यों लगता है। कोई ऐसी चीज तो होगी जो न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, ऐसे उनमें जाती होगी, उनके एक्सचेंज। देखो हमने हर जगह जब किसी फोर्स के बारे में, इधर पे आपसे पहले 3 फोर्स पढ़े तो तीनों में फील्ड पार्टिकल के बारे में जरूर पढ़ा कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा पार्टिकल है जो एक से दूसरे के पास, दूसरे से पहले के पास जाता है, जिसके इंटरचेंज या जिसके एक्सचेंज होने की वजह से उन दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। तो यहां पर जो फील्ड पार्टिकल की बात करेंगे वो होते हैं पाई मैसन्स, ऐसे पाई और मैसन्स। ये पाई मैसन्स पार्टिकल होते हैं। आपको इतना ही याद करना है बच्चों, पाई मैसन्स। वैसे आप देखेंगे तो ये पाई मैसन्स में बहुत टाइप्स होते हैं, पाई प्लस और पाई 0 और पाई माइनस मैसन्स, इस तरह अलग अलग टाइप के पार्टिकल होते हैं। आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ पाई मैसन्स आर द फील्ड पार्टिकल लिख देना है। आप ये समझ सकते हो, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन में, इस न्यूट्रॉन से इस न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन से प्रोटॉन में, प्रोटॉन से इस प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन से इस प्रोटॉन में, इस प्रोटॉन से इस न्यूट्रॉन में। ये पाई मैसन्स पार्टिकल जो होते हैं वो इंटरचेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज या एक्सचेंज होते रहते हैं। आप ये बोल सकते हैं एक से दूसरे, दूसरे से पहले में से जाते रहते हैं। उनके एक्सचेंज होने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स लगता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स लगता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स में जो फील्ड पार्टिकल हो गए वो पाई मैसन्स हो गए। तो ये हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, चारों फोर्सेस देखे आपने, उनकी डेफिनेशंस। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इंटरेस्टिंग चैप्टर है।